हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश पाटिल। देखो हमने सेल इंजरी में कितना कवर कर लिया। देखो सबसे पहले हमने रिवर्सिबल सेल इंजरी कवर कर ली, फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी कवर कर ली, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस, ये सब कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और उसके साथ साथ लास्ट लेक्चर में हमने ऑटोफेजी भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखो ये वाला टॉपिक रिमेनिंग था सेल एडेप्टेशंस का, उसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रैक करते रहना कितना पढ़ा है आपने। ठीक है, देखो सबसे पहले टाइप ऑफ सेल एडेप्टेशन है एट्रोफी। एट्रोफी देखो ये सेल एडेप्टेशंस में क्या क्या जानना इंपॉर्टेंट है। मेटाप्लेजिया के अलावा सारे बाकी के तीनों है ना सेल एडेप्टेशन, जैसे कि एट्रोफी हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई और हाइपरप्लेजिया हो गई, उनमें उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और उनके एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। दोनों फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। पर देखो इसमें ना रॉबिन्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया है, उसका मैकेनिज्म भी दिया है। वो मैकेनिज्म आपको कहीं काम नहीं आने वाला। आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप मैकेनिज्म को एकदम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए और एग्जाम्पल्स आने चाहिए। मेटाप्लेजिया की बात करो ना तो उसमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर बाकी के तीनों में तो सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एट्रोफी की बात करते हैं। देखो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि एट्रोफी में सिर्फ सेल की साइज डिक्रीज होती है, पर ये ट्रू नहीं है। सेल की साइज तो डिक्रीज होती है, साथ साथ में सेल का नंबर भी डिक्रीज होता है। ठीक है, और ये फिजियोलॉजिकल भी होता है और पैथोलॉजिकल भी होता है। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का बेस्ट एग्जांपल है मेनोपॉज का। देखो मेनोपॉज के बाद जनरली क्या होता है कि हार्मोन्स का लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट और यूट्रस में एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, पर इस एट्रोफी के केस में फिजियोलॉजिकल से ज़्यादा पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पैथोलॉजिकल एट्रोफी है ना, उसके भी 5 डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले हम डिसयूज एट्रोफी से स्टार्ट करते हैं। डिसयूज देखो, डिसयूज से पता चलता है कि कोई भी मसल हो या उसका हमने वर्क करना ही कम कर दिया, उससे मतलब डिक्रीज इन वर्कलोड हो गया। ठीक है, देखो ऐसा कब हो सकता है, जब हमें कहीं पर भी फ्रैक्चर हो जाए तो उसके फ्रैक्चर कोट के अंदर जो मसल है उसकी एट्रोफी हो जाएगी। सपोज करो एग्जांपल लो, किसी को राइट आर्म में फ्रैक्चर हो गया। अब राइट आर्म में उसका बाइसेप्स मसल है और उससे वो वर्कलोड राइट बाइसेप्स मसल का कम हो गया। तो अब क्या होगा कि राइट बाइसेप्स मसल है उसका, उसकी एट्रोफी हो जाएगी कंपेयर टू लेफ्ट मसल, लेफ्ट साइड के मसल के थ्रू। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मसल इनसाइड फ्रैक्चर्ड कोड। ठीक है, और दूसरे टाइप की पैथोलॉजिकल एट्रोफी है डीनर्वेशन एट्रोफी। देखो बाइसेप्स का ही एग्जांपल ले रहे हैं तो बाइसेप्स को मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है। अगर एक्सीडेंटली कहीं पे भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजर्ड हो गई तो बाइसेप्स मसल पैरालाइज हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर से बाइसेप्स मसल में एट्रोफी देखने को मिलेगी। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर एट्रोफी। प्रेशर एट्रोफी के लिए बेस्ट एग्जांपल समझो, देखो लीवर में कैंसर हो गया। ठीक है, कोई भी टाइप का कैंसर हो गया जिसकी वजह से लीवर की साइज इंक्रीज हो गई। लीवर के नीचे किडनी प्रेजेंट है और लीवर की साइज इंक्रीज होगी तो वो किडनी को प्रेस करेगी और किडनी में एट्रोफी देखने को मिलेगी इस वजह से। ठीक है, ये प्रेशर एट्रोफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर न्यूट्रिशनल एट्रोफी। न्यूट्रिशनल एट्रोफी जैसे कि क्वाशियोरकर है, मरास्मस है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ना, उसमें देखने को मिलती है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेनाइल एट्रोफी। देखो सेनाइल एट्रोफी है ना, ये ओल्ड एज में देखने को मिलती है जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होगा ना तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी, जिसकी वजह से ब्रेन में इस्चेमिया देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं सेनाइल एट्रोफी ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये याद रखना, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, और अगर थियरी में आया, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया तो ये पूरा लिख देना, इससे आपका काम चल जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, 2-3 मार्क्स का ही होता है। ठीक, देखो इसके बाद हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया, इन दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ कवर रखते हैं। देखो हाइपरट्रॉफी मतलब सेल की साइज इंक्रीज हो रही है और हाइपरप्लेसिया मतलब सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों केस में स्टिम्युलस सेम ही है, मतलब हमने वर्कलोड ही इंक्रीज किया है दोनों केस में। पर देखो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ वर्कलोड इंक्रीज करने से एक सेल की साइज इंक्रीज हो रही है और एक का नंबर इंक्रीज हो रहा है? ये तब होगा उन टिश्यूज में जो कि डिवाइड कर सकते, वो डिवाइड करके सेल का नंबर इंक्रीज कर लेंगे। पर जो कि टिश्यूज है जैसे कि मसल्स है मेनली, जो डिवाइड नहीं कर सकते, वो सिर्फ उनकी साइज इंक्रीज देखने को मिलेंगी। अब इनका मैकेनिज्म क्या होगा, देखो जो टिश्यू डिवाइड कर सकते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड कर जाएंगे और सेल प्रोलिफरेशन बोलेंगे। पर जो
टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकते, उनमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का इंक्रीज देखने को मिलेगा। देखो हाइपरट्रॉफी के लिए मेनली लोग जिम जाते हैं, और जिम में आपने देखा होगा कि प्रोटीन शेक भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठीक है। तो इसीलिए याद रख लो कि इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स अंदर से नहीं बनेंगे तो लोग बाहर से लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो अच्छी बात तो नहीं है, पर लेते हैं तो क्या कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखो हाइपरट्रॉफी के एग्जाम्पल्स है ना, मेनली फिजियोलॉजिकल है, पर हाइपरप्लेसिया है वो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों है। हाइपरट्रॉफी स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलती है, मेनली एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स में देखने को मिलती है। और कार्डियक मसल्स में हाइपरट्रॉफी होती है ना, वो सिर्फ एथलीट्स में देखने को मिलती है। आपने फर्स्ट ईयर में ठीक से पढ़ा हो तो एथलेटिक ब्रेडिकार्डिया करके था कुछ, उसमें कार्डियक मसल की हाइपरट्रॉफी हो जा रही थी। फिर देखो यूट्रस और ब्रेस्ट, ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दोनों में आता है। यूट्रस प्रेगनेंसी में हाइपरट्रॉफी हो जाती है उसकी, और यूट्रस की हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होती है हाइपरप्लेसिया के कंपैरिजन, ठीक है, ये याद रखना। फिर ब्रेस्ट है ना, उसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है प्यूबर्टी में भी, प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन में भी। और ब्रेस्ट एक उसमें हाइपरट्रॉफी के साथ साथ हाइपरप्लेसिया दोनों एक साथ देखने को मिलती है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रेस्ट शोज बोथ हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया, ये दोनों मैंने पॉइंट यहाँ पर नीचे लिखे हैं ना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये दोनों एमसीक्यू आप ठीक से प्रिपेयर कर लो। फिर देखो हाइपरप्लेसिया के एग्जांपल्स तो हाइपरट्रॉफी के साथ ही कवर हो गए, यूट्रस और ब्रेस्ट। फिर देखो हाइपरप्लेसिया है ना, वो एक्चुअली में कैंसर नहीं है, उससे डिफरेंट है। पर रॉबिन्स में एक लाइन लिखी हुई है कि हाइपरप्लेसिया इज डिफरेंट फ्रॉम कैंसर बट इट क्रिएट्स फर्टाइल सॉइल ऑन विच कैंसर कैन स्टार्ट। मतलब हाइपरप्लेसिया के कारण फ्यूचर में कैंसर देखने को मिल सकता है। जैसे कि मतलब जो भी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेसिया है वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियम में हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, फ्यूचर में हमें कैंसर देखने को मिल सकता है। और अगर एंड्रोजन्स का लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से प्रोस्टेट में मतलब बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया वाला एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर करना। देखो सिर्फ ब्रेस्ट एक ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया देखने को मिलती है, सोच के जवाब दो। कोई और भी तो स्ट्रक्चर होगा, खासकर मेल में ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दोनों देखने को मिलता है। देखो यहीं पर लिखा है मैंने प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, और बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता है, वैसे ही बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी भी होती है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ ब्रेस्ट में ही हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया देखने को मिलता है, प्रोस्टेट में भी दोनों देखने को मिलता है। फिर देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटाप्लेसिया की बात करते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन ठीक से समझना, ठीक है। डेफिनेशन समझोगे ना तो आधा काम आपका वहीं पर हो जाएगा। देखो ये रिवर्सिबल है, सबसे पहले रिवर्सिबल चेंज है फिनोटाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। फिनोटाइप मतलब देखो हमें सेल दिखने में कैसा लग रहा है, स्क्वेमस एपिथेलियम है, मतलब टिश्यू कैसा है, स्क्वेमस है, कॉलमनर है, कैसा है, मतलब हमें फिनोटाइप कैसा दिख रहा है, ठीक है। देखो स्टेम सेल है, उसने स्क्वेमस एपिथेलियम फॉर्म किया, ठीक है, और ये स्क्वेमस एपिथेलियम है वो क्रोनिक इरिटेशन के कारण कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये ऐसा समझो। रिवर्सिबल चेंज आया किसके कारण, स्टेम सेल रीप्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। देखो ये स्टेम सेल ने स्क्वेमस एपिथेलियम फॉर्म किया और स्क्वेमस एपिथेलियम क्रोनिक इरिटेशन के थ्रू कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टेम सेल रीप्रोग्रामिंग की वजह से स्टेम सेल ने डायरेक्ट कॉलमनर एपिथेलियम फॉर्म किया, ठीक है। ये था इस डेफिनेशन का मतलब, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान रखना तो आपको याद रखने में आसानी होगी। और मेटाप्लेसिया का कॉज एक ही है, क्रोनिक इरिटेशन। जहाँ भी क्रोनिक इरिटेशन होगा वहाँ पर मेटाप्लेसिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। दो टाइप के टिश्यू में हो सकता है, एक तो एपिथेलियल टिश्यू है और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है। देखो कनेक्टिव टिश्यू में एक ही एग्जांपल गिवन है रॉबिन्स में, और वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया में ज़्यादा कुछ जानने की भी ज़रूरत नहीं, वो है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, ठीक है। देखो वर्ड में ही देखो मायो टर्म और यूज होता है मसल के लिए, साइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, मसल में इन्फ्लेमेशन के थ्रू उसमें ऑसिफिकेंस मतलब बोन फॉर्मेशन हो गया, मतलब मसल रिप्लेस्ड बाय बोन, ठीक है। और मसल में इन्फ्लेमेशन था तो ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन ऑन मसल, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ध्यान रखो। एक ही एग्जांपल है जो कि कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेसिया में पूछा जा सकता है। ये मेटाप्लेसिया है वो थियरी एज वेल एज
MCQ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर से अच्छे क्वेश्चंस वाइवा में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रख। फिर एपिथेलियल टिश्यू मेटाप्लेजिया हुआ। एपिथेलियल टिश्यू मेटाप्लेजिया है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया और दूसरा है कॉलमनर मेटाप्लेजिया, ठीक है। इन दोनों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ठीक है, इसको याद रख। कोई पूछे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया, डायरेक्ट स्क्वेमस मेटाप्लेजिया याद आना चाहिए, वरना देखो मेटाप्लेजिया में क्या पढ़ते हैं लोग, जो इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ बैरेट इसोफेगस पढ़ के चले जाते हैं और डायरेक्टली कॉलमनर मेटाप्लेजिया आंसर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मत करना, आपके कॉन्सेप्ट सही रखो, तो बाकी चीज़ें तो सारी आसानी है। देखो सबसे पहले हम स्क्वेमस मेटाप्लेजिया डिस्कस करते हैं। देखो इसका नाम स्क्वेमस मेटाप्लेजिया क्यों पड़ा, क्योंकि ये ना पास्ट में नहीं जी रहा था, प्रेजेंट में जी रहा था। मतलब कोई भी अलग तरह की एपिथेलियम है वो रिप्लेस होकर स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। मतलब जो पहले था वो था, पर जब जो अभी है उसके हिसाब से उसका नाम दिया है, ठीक है। कोई भी अलग टाइप का एपिथेलियम हो, जैसे कॉलमनर हो, क्यूबॉइडल हो, ट्रांजिशनल हो, वो कन्वर्ट होकर स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम स्क्वेमस मेटाप्लेजिया बोलेंगे। देखो इसका एग्जाम्पल देखो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में से रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्क्वेमस एपिथेलियम फॉर्म हो जाता है। ये किस केस में देखने को मिलता है, सबसे पहले अगर कोई क्रोनिक स्मोकर है उसमें देखने को मिल सकता है, फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसमें भी देखने को मिल सकता है, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में तो देखने को मिलता ही है। ये तीन कंडीशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉलमनर सेल्स के बदले स्क्वेमस एपिथेलियम फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का। देखो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो सारे के सारे पोटेंशियल MCQ है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। फिर देखो बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट है, वो बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट है, उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। अगर बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट में स्टोन कहीं पर प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम रिप्लेस होकर स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी पोटेंशियल है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का। फिर यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो गया या फिर इन्फेक्शन बाय सिस्टोसोमियासिस, ये पैरासाइट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। अगर इन्फेक्शन हो जाए सिस्टोसोमियासिस से तो उसमें स्क्वेमस मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है, इसको याद रखो। और लास्ट एग्जांपल है एंडोसर्विक्स। देखो एंडोसर्विक्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शन है, ये तो सबको पता ही है, और यहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम है वो स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, ये समझो इतना। देखो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया में इतना ही था, इसके सारे के सारे एग्जांपल्स अच्छे से प्रिपेयर कर ले। फिर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक सेल एडेप्टेशंस का, वो है कॉलमनर मेटाप्लेजिया। कॉलमनर मेटाप्लेजिया, इस यहाँ पर मैंने डेफिनेशन तो नहीं लिखी, पर अभी तक आप समझ ही गए होंगे जिस तरह से मैंने स्क्वेमस मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन एक्सप्लेन की। कोई भी अलग टाइप की एपिथेलियम हो वो कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे कॉलमनर मेटाप्लेजिया बोलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बैरेट्स इसोफेगस। हर साल इस पे नीट हो, कहीं भी MCQ जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हो ना, उसमें बैरेट इसोफेगस पे क्वेश्चन होता ही है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना। देखो एक डिजीज होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। उसमें क्या होता है कि एसिडिक कंटेंट्स है वो स्टोमक से लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस को इन्फ्लेम करता है, मतलब रिफ्लक्स देखने को मिलता है एसिड का। और इसोफेगस है वो स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है और स्टोमक है वो कॉलमनर एपिथेलियम से बना है। जैसे ही क्रोनिक इरिटेशन होगा लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में, मतलब GERD डिजीज में, तो ये लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस क्या होगा, कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे वो था पहले स्क्वेमस, पर फाइनली वो कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो इसको हम कॉलमनर मेटाप्लेजिया बोलेंगे। और जो लोअर पार्ट है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा और रेड भी हो जाएगा। रेड तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि इतना ज़्यादा एसिडिक कंटेंट है, वो उसे बार बार इरिटेट जो कर रहा था। अब लोअर पार्ट की हम बायोप्सी लेंगे ना, तो देखो हमें ऐसा देखने को मिलेगा। ये लास्ट टू लास्ट ईयर शायद ये क्वेश्चन था नीट PG में, यही शो किया था और 4 एग्जाम्पल रख दिए थे। ये एकदम सेम टू सेम ऐसे, मतलब ऐसा मेरा ड्रॉ किया हुआ नहीं था, बुक में जैसा फिगर है वैसा ही बायोप्सी का रख दिया था और बोला था कि ये विच टाइप ऑफ सेल एडेप्टेशन है, और 4 ऑप्शन दे दिए थे, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया, ठीक है। इतने आसान से क्वेश्चन आते। देखो बायोप्सी करने पे
यहाँ पर पहले स्क्वेमस एपिथेलियम थे, वो थोड़े बहुत स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेंगे और बाकी के कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाए। कॉलमनर एपिथेलियम के बीच में गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट थे। गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, एसिडिक म्यूसिन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और गॉबलेट सेल्स मेनली लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और गॉबलेट सेल्स का यहाँ पर प्रेजेंट होना, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हॉलमार्क ऑफ इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि हॉलमार्क ऑफ इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और गॉबलेट सेल्स यूजुअली लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो मेटाप्लेजिया है वो डिस्प्लेजिया कॉज करेगा। डिस्प्लेजिया मतलब कोई भी एबनॉर्मल टाइप का सेल हो टिश्यू में, उसको डिस्प्लेजिया बोलते हैं। और डिस्प्लेजिया से एडिनोकार्सिनोमा होगा। एडिनोकार्सिनोमा मतलब कैंसर ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। तो मतलब ये एग्जांपल है, इसको मैं बैरेट्स इसोफेगस को प्री मैलिग्नेंट कंडीशन बोल सकता हूँ, ठीक है। ये एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। ये फ्यूचर में अगर इसके ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना की जाए तो ये कैंसर कॉज कर सकती है, ठीक है। देखो अब इसको स्टेन कैसे करेंगे, ये स्टेन पे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी ध्यान रखना। इसकी स्टेन है एल्सियान ब्लू। ये जो गॉबलेट सेल्स है वो एसिडिक म्यूसिन सीक्रेट करते हैं और ये एल्सियान ब्लू है वो इसी एसिडिक म्यूसिन को म्यूसिन को स्टेन करती है, ठीक है। तो ये स्टेन के बारे में भी ध्यान रखना। देखो मेन तो इसमें ना कॉलमनर मेटाप्लेजिया में जानने का कितना है, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस है, पहले स्क्वेमस था, फिर कॉलमनर में कन्वर्ट हो गया और इन्फ्लेम्ड और रेड हो गया। फिर डिजीज का नाम क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियन रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है। और गॉबलेट सेल्स का प्रेजेंट हो गए जो एसिडिक म्यूसिन सीक्रेट कर रहे थे। एसिडिक म्यूसिन को स्टेन कौन करेगा, एल्सियन ब्लू। और गॉबलेट सेल की वजह से ये हॉलमार्क ऑफ इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है, ठीक है। और ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन कैसे है, मेटाप्लेजिया है वो डिस्प्लेजिया कॉज करेगा और डिस्प्लेजिया से एडिनोकार्सिनोमा हो जाए, ठीक है। इतना ही था कॉलमनर मेटाप्लेजिया में जानने का, ठीक है। इसी के साथ हम सेल की सारी एडेप्टेशंस को कवर करते हैं। वीडियो जानता हूँ थोड़ा सा बड़ा बन गया, पर क्या करें यार, इतना तो चलता है, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया आसानी से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।